جی कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं. लेक्चर नंबर 5. कल के लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में डिस्कस किया था और काफ़ी टाइप्स ऑफ कंपनीज हमने कवर कर ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ रह गए थे, तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे. आज के लेक्चर की ड्यूरेशन आपको पता है जुम्मा है तो थोड़ा ड्यूरेशन कम होगी, इसीलिए होम असाइनमेंट आपको दी गई थी, लेकिन वो मैं आज चेक नहीं कर रहा, वो कल चेक करूँगा होम असाइनमेंट आपकी, और डिस्कशन भी उसके क्वेश्चन की कल के लेक्चर में होगी. ठीक है जी, आज ज़रा कंसेप्ट की तरफ चलते हैं जल्द से. अच्छा, पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का शेयर कैपिटल की बात कर रहा है कोई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. नॉर्मली कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का शेयर कैपिटल नहीं होता. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का तो शेयर कैपिटल होगा ही होगा. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का नॉर्मली शेयर कैपिटल नहीं होता, लेकिन कभी कभी हो भी सकता है. वो अगर रजिस्टर करवाना चाहें तो करवा भी सकते हैं. ठीक है, लाजमी नहीं है. लाजमी क्या है? उनका गारंटी देना, एग्री करना कि अगर कंपनी वाइंड अप में गई तो हम मेंबर्स मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी इतनी अमाउंट की गारंटी देते हैं कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे. ठीक है, ये जरूरी है. अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है? अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स, ये कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिया. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या लायबिलिटी है? अप टू अमाउंट एग्री टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ फंडिंग. लेकिन अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और उसका शेयर कैपिटल भी है, तो इस सूरत में लायबिलिटी क्या? इस सूरत में फिर दोनों तरह की लायबिलिटी हो जाएगी, शेयर्स वाली भी, गारंटी वाली तो होगी ही होगी, लेकिन अगर लिमिटेड बाय गारंटी का शेयर कैपिटल है तो उसमें अनपेड अमाउंट की लायबिलिटी भी होगी उनकी. ठीक है, लेकिन फिर अगेन एम्फसाइज के तौर पे बता रहा हूं आपको, नॉर्मली कंपनी लिमिटेड बाय गारंटीज का शेयर कैपिटल नहीं हो सकता है, लाने ज्यादा दिया, लेकिन नॉर्मली नहीं होता. जी, और अगर शेयर कैपिटल ना हो तो डिविडेंड किस हिसाब से होगा? देखिए, ये नॉर्मली जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है ना, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं. आज हमने कंसेप्ट भी ये स्टडी करना है, तो ये अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं देते. ठीक है, नॉर्मली ये नॉट फॉर प्रॉफिट, रेयर का बोला ना कि लिमिटेड बाय गारंटी बहुत कम होती है कंपनीज. क्यों कम होती है? ये नॉर्मली प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज नहीं होती, नॉट फॉर प्रॉफिट होती है, तो ये डिविडेंड पे करती ही नहीं अपने मेंबर्स को. और क्या क्वेश्चन? हाँ, होल्डिंग और सब्सिडरी का कंसेप्ट क्या प्राइवेट और पब्लिक दोनों के लिए है? यस, दोनों के लिए है. इसका मतलब है होल्डिंग कंपनी पब्लिक है तो सब्सिडरी पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, और होल्डिंग प्राइवेट है तो सब्सिडी पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है. ठीक है, इन एनी केस. हाँ, लेकिन एक और कंसेप्ट था जो कल डिस्कस होने से रह गया था, होली ओन्ड सब्सिडरी. होली ओन्ड सब्सिडरी, होली का मतलब पूरे का पूरा, होल होता ना, होली WHOLL, होली ओन्ड. एक होती है सब्सिडरी. सब्सिडरी कौन सी कंपनी? जिसके मोर देन 50% से मेजॉरिटी ऑफ शेयर कोई दूसरी कंपनी होल्ड करे, कंट्रोल करे, ओन करे. अगर 50% से ज्यादा ओन करे तो सब्सिडरी, और अगर 100% के 100% ओन कर जाए, होली ओन्ड सब्सिडरी. तो सर आप मुझे बताइए, होली ओन्ड सब्सिडरी के कितने मेंबर्स होंगे? एक ही होगा, क्योंकि 100% शेयर एक ही कंपनी के पास है. ये बात ध्यान में रखिएगा, एक ही होगा. ये बाद में इस कंसेप्ट को मैं आपसे दोबारा पूछूंगा कि ये कैसे मुमकिन है. सब्सिडरी कौन सी कंपनी है? हाँ, कि अगर ए कंपनी के पास बी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स हों तो बी क्या बन जाएगी? कब? जब 50% से ज्यादा शेयर्स हों. और अगर शेयर्स 100% हो जाएं, ए बी के 100% शेयर्स एक्वायर कर ले, उसे क्या कहेंगे? होली ओन्ड सब्सिडरीज. ठीक है, क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? लॉ में तो ये इतना इस्तेमाल नहीं होता सिवाय एक जगह पे. ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग में इस्तेमाल होता है. कंसोलिडेशन जब आप करेंगे ना, तो उसमें ये होली और सब्सिडी का कंसेप्ट आएगा. अच्छा नहीं, ये इसका जब हम किसी दूसरी कंपनी के 100% शेयर्स एक्वायर करते हैं, एक कंपनी दूसरी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो दोनों कंपनीज मिलके आपस में एक हो गई. ये मर्जर नहीं हो जाता. वो कंपनी अलग अपना काम करती है, ये कंपनी अलग काम कर, पेडिसर अलग काम कर रही है, यूफोन अलग काम कर रही है. ठीक है, वो दोनों अलग अलग कंपनीज है, वो मिलके एक नहीं हो जाती. जो मिलके एक होती है ना, उसे मर्जर कहते हैं, वो कोई और चीज है. होली और सब्सिडी क्लियर हो गया कंसेप्ट? और क्या क्वेश्चन? हाँ, ये अच्छा सवाल पूछा. क्या ये सिंगल मेंबर कंपनी बन जाएगी? इसका जवाब है नहीं, लेकिन आपने इसे आगे नहीं सोचना, अभी नहीं सोचना. ठीक है, मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि एक मेंबर होता है ना, तो बाद में कंसेप्ट को लिंक करवाने एक जगह पे जाके वो मैं करवाऊंगा. ठीक है जी, और क्या क्वेश्चन? एक और कंसेप्ट भी था फॉरेन कंपनी का. फॉरेन कंपनी का हमने जिक्र किया था. ये कौन सी कंपनी होती है?
पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है और पाकिस्तान में उसका कोई ब्रांच ऑफिस, कोई लाइजन ऑफिस, कोई बिजनेस वगैरह ब्रांच इस तरह की, इसे हम कहते हैं फॉरेन कंपनी। ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड पाकिस्तान हुई है, ठीक है, विच कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी इन पाकिस्तान। या तो पाकिस्तान में कोई बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट कर रही है या उन्होंने पाकिस्तान में अपना कोई प्लेस ऑफिस प्लेस बिजनेस प्लेस स्टैब्लिश किया या लाइजन ऑफिस स्टैब्लिश किया हुआ है, ठीक है। बाकी ये रटे वाला पॉइंट है, वेदर इटसेल्फ आर थ्रू एजेंट आर फिजिकली आर इलेक्ट्रॉनिकली, ये रटे वाला। आपको पता है आजकल बहुत सी कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करते हैं, ठीक है, या कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जिनका फिजिकली, जैसे उबर है, उनका शायद फिजिकली आपको प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिकली आपके जरिए से काम करते हैं, ठीक है। लेकिन जाहिर है जिस कंट्री में उन्होंने ऑपरेशन करने वहाँ पे उनको कुछ ना कुछ लाइसेंसिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट्स होती होंगी, तो इस तरह के हम कंपनीज को फॉरेन कंपनी कहेंगे। फॉरेन कंपनी क्लियर। लाइजन ऑफिस का मतलब है ऐसा ऑफिस जिसके जरिए से कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन हो रही हो, जिसके थ्रू। अच्छा, अब इसके बाद आगे चलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट की तरफ। ये कुछ टर्म्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कल टाइप्स ऑफ कंपनी मैंने समझाई ना, वो अहम थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, केस स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज जो टाइप ऑफ कंपनी मैं समझा रहा हूं ना आपको, ये रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में आपसे पूछेगा, ठीक है। केस स्टडी में इसकी एप्लीकेशन नहीं पूछता, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट वगैरह, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, ये केस स्टडी में भी एप्लीकेशन पूछता है। तो इसीलिए इसको मैं थोड़ा कल का हमने डिटेल में डिस्कस किया, इसको मैं इसकी एग्जाम पोर्टस को सामने रखते हुए सिर्फ डेफिनेशन समझा रहा हूँ, फर्दर डिटेल में हम नहीं जा रहे। फॉरेन कंपनी मुझे बताएं, क्लियर हो गया? चलिए। अच्छा, पब्लिक सेक्टर कंपनी, ये कौन सी कंपनी है? जो ओन्ड, सिंपली जो गवर्नमेंट। अच्छा, पब्लिक कंपनी में और पब्लिक सेक्टर कंपनी में फर्क है। ये जो गवर्नमेंट ओन्ड होती है ना, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है। ऐसी कंपनी जिसके 50% से ज्यादा सिक्योरिटीज किसको कह रहा है? शेयर्स और डिबेंचर। अच्छा सुने, शेयर्स और डिबेंचर। लेकिन जब हम वोटिंग सिक्योरिटीज की बात करते हैं ना, तो नॉर्मली इससे मुराद सिर्फ शेयर्स। क्यों भला? क्योंकि वोटिंग राइट शेयर्स के साथ अटैच होते हैं। वोटिंग राइट का मतलब है फैसला करने के हकूक। मुझे ये बताइए, बिजनेस के अंदर फैसला करने के हकूक किसके होते हैं? मालिकान के होते हैं, या के जिन्होंने कर्जा दिया होता है उनके? मालिक। कर्जा देने वाले को तो सिर्फ इससे घर से मुझे मेरा इंटरेस्ट मिले, मुझे मेरी रीपेमेंट मिले। फैसला, डिसीजन मेकिंग पावर इस ओनर्स के पास होते हैं। तो इसीलिए याद रखिएगा, सिक्योरिटीज की दो टाइप्स, शेयर और डिबेंचर। डिबेंचर के साथ वोटिंग राइट्स अटैच नहीं होते, शेयर के साथ वोटिंग राइट्स अटैच होते हैं। अगर आपके पास किसी कंपनी के डिबेंचर है, आप उस कंपनी के क्रेडिटर तो हैं, ओनर नहीं है। लेकिन अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, आप उस कंपनी के ओनर्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए लफ्ज सिक्योरिटी और वोटिंग सिक्योरिटी में फर्क है। जहां पे सिक्योरिटी लिखा हो, आपने सिर्फ सिक्योरिटी लिखना है। जहां पे वोटिंग सिक्योरिटीज लिखा हो, तो पक्की बात है, वादा करें कि जहां पे वोटिंग सिक्योरिटीज लिखा है वहां पे आप भी वोटिंग सिक्योरिटीज ही लिखेंगे। पक्की बात है? चलो चलिए, ठीक है। मुझे ऐसी कंपनी जिसकी 50% से ज्यादा वोटिंग सिक्योरिटीज गवर्नमेंट ले ले, तो सारे फैसले किसने करने? आप गवर्नमेंट। या तो गवर्नमेंट के पास हो या गवर्नमेंट की किसी एजेंसी वगैरह के पास हो, या और गवर्नमेंट के पास पावर टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ उसके मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। क्योंकि देखिए, कंपनी के फैसले किसने करने हैं? डायरेक्टर्स ने। तो या तो आप खुद ओनर बन जाए और खुद डायरेक्टर बन के फैसले कर लें, या आप अपने बिहाफ पे डायरेक्टर्स को अपॉइंट करें, वो फैसले। अगर डायरेक्टर्स को आप अपॉइंट करेंगे तो डायरेक्टर जाहिर है आपके इशारों के मुताबिक ही चलेंगे, वो जो आप कहेंगे वही फैसले करेंगे। तो इसीलिए अगर आपके पास मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर आ जाए, तो भी वो कंपनी, दूसरी कंपनी आपके कंट्रोल में आ जाती है। आप थोड़ा सा अगर रिकॉल करें ना, तो यही 2 पॉइंट सब्सिडरी बनाने के लिए भी थे, और यही 2 पॉइंट्स उसने पब्लिक सेक्टर कंपनी, क्योंकि कंसेप्ट वही है कि वो कंपनी जो कि ओन्ड बाय गवर्नमेंट हो, ठीक है। ये इसमें एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट भी शामिल है। अब एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट क्या है, आज हमने डिटेल में डिस्कस करना है, अभी इसकी तरफ नहीं आ रहा। और इसके साथ अच्छा एक चीज याद रखिएगा, हम पास होना चाहते हैं, पहला मकसद ये, और दूसरा मकसद पता है क्या है? कम से कम मेहनत करके पास होना चाहते हैं, ठीक है। तो आप ये चाहते हैं कि आपकी जिंदगी आसान हो और मेरी भी जिंदगी आसान हो, तो मैं जो कुछ कहूं आंखें बंद करके उस पर एतबार करना पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि इस कंसेप्ट को इस तरीके से करना है तो वैसे करना है, अगर मैं कहूं इसका रटा लगा लेना है तो फिर उस लाइन का रटा, आपने फिर उसके बारे में सर्च करने की कोशिश नहीं करनी, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर कंपनी में वोटिंग सिक्योरिटीज वाला कंसेप्ट समझा दिया, ये समझ आ गया। मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स वाला कंसेप्ट समझाया, समझ आ गया, समझ
اس میں प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी भी शामिल हो सकती है पब्लिक सेक्टर में, नॉट, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट जब ऐसी कंपनीज को ओन करती है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है लोगों को सर्व करना, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट अगर वासा को ओन कर रही है, गवर्नमेंट अगर लेस्को को ओन कर रही है, बिजली सप्लाई करने वाली कंपनीज को, पानी सप्लाई करने वाली कंपनीज को, टेलीफोन सप्लाई करने वाली कंपनीज को, एयरलाइंस को, तो गवर्नमेंट का पहला मकसद लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना है। बाद में गवर्नमेंट प्रॉफिट की तरफ जाती है, लेकिन वो भी अगर ना हो तो कोई मसला नहीं, आपको पता है वो बेल आउट पैकेज वगैरह गवर्नमेंट दे दी कंपनीज। तो इसीलिए ज्यादातर जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती है ना, वो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट होती है, इसीलिए उसने खास तौर पे लिख दिया इंक्लूड। अच्छा, यहाँ तक कंसेप्ट है, इसके आगे एक लाइन लिखी है वो आपने रटा लगा लेनी है कि इसमें वो स्टॉक एक्सचेंज, नॉमिनेशन वो भी शामिल होगी, उसको आंखें बंद करके रटा लगा लेना, आपने समझना भी नहीं है। क्लियर? क्योंकि मैंने पहले बता दिया ये जो टाइप्स ऑफ कंपनीज आपको सिखा रहा हूँ ना, ये सिर्फ रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में टेस्ट होती है, ठीक है। तो ये जो कुछ बातें हैं ना वो मैं तजर्बे की बेस पे आपके साथ शेयर करूंगा, आपको एडवाइस करूंगा, आपने हरगिज उनके बारे में शक शुबे में मुबतला नहीं होना, बस जो कहूं उसको याद करना। पब्लिक सेक्टर कंपनी की डेफिनेशन ओके, फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन ओके। अब आते हैं एक मशहूर मारूफ डेफिनेशन, बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन। ये अक्सर पूछ लेता है, बहुत अहम है, इसमें एक एक पॉइंट को आपने समझना है और याद करना है। ये रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में पूछता है, लेकिन कई दफा पूछ लेता है। लफ्ज़ बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी का मतलब क्या है? बॉडी का मतलब है लोगों का इकट्ठ, इज्तिमा, जो लोग जमा हुए हों, बॉडी। और कॉर्पोरेट का मतलब है उनका सेपरेट लीगल स्टेटस हो। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब ऐसे लोग, ऐसी एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका सेपरेट लीगल स्टेटस है, वो सेपरेट कॉर्पोरेट एंटिटी है, बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। इसे समटाइम बॉडी कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं, वो एक ही बात है। बॉडी का मतलब क्या है? बहुत से लोग मिलके कोई एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन बनाए। कॉर्पोरेट का मतलब उस एसोसिएशन का सेपरेट लीगल स्टेटस हो। अच्छा बताइए, क्या कंपनी का सेपरेट लीगल स्टेटस होता है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ कंपनी नहीं, कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका सेपरेट लीगल स्टेटस होता है, लेकिन वो अपने लॉ के अंदर उनका सेपरेट लीगल स्टेटस होगा, अंडर कंपनीज एक्ट नहीं होगा सेपरेट लीगल। देखिए, सेपरेट लीगल स्टेटस एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट कंपनीज पे तो अप्लाई होता है, लेकिन लाजमी नहीं सिर्फ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई हो, वो अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे भी अप्लाई हो सकता है। तो यहां पे इसलिए ध्यान में रखिएगा, पहला असूल, बॉडी कॉर्पोरेट का वर्ड कंप्रीहेंसिव है कंपनी की निस्बत, इसमें कंपनी भी आएगी, कंपनी के अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन भी आएगी। तो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में पहली चीज हमने क्या सीखी? बॉडी कॉर्पोरेट इज इक्वल टू कंपनी प्लस अदर ऑर्गेनाइजेशन। अब अदर ऑर्गेनाइजेशंस क्या, वो हमें बता रहा है। सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में पहला पॉइंट, बॉडी कॉर्पोरेशन इंक्लूड क्या? कंपनी, ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर कंपनी लॉ, वो बॉडी। ये तो है ही है ना, ये तो लिखी बड़ी बात है ना, इसमें तो कोई आर्गुमेंट ही नहीं है कि हर वो कंपनी जो पाकिस्तान में कंपनी लॉ के अंडर रजिस्टर्ड हुई है वो क्या है, क्योंकि उसका सेपरेट लीगल स्टेटस है। अच्छा, यहाँ पे कंपनी लॉ से क्या मुराद है भला? कंपनीज एक्ट 2017। लेकिन मुझे बताइए 2017 से पहले कोई कंपनी नहीं थी क्या पाकिस्तान में? वो कंपनीज ऑर्डिनेंस का, शाबाश। तो इसका मतलब है कंपनी लॉ इंक्लूड कंपनीज एक्ट 2017 एंड कंपनीज ऑर्डिनेंस 1994। अच्छा मुझे बताइए 1983 में कोई कंपनी नहीं थी क्या पाकिस्तान में? ठीक, हाँ, उससे पहले कंपनीज एक्ट। ये लॉ जो है ना ये चेंज होता रहता है। तो कंपनी लॉ से मुराद एग्जिस्टिंग या प्रीवियस सारे, यानी कोई भी कंपनी जो किसी भी कंपनी लॉ के अंडर रजिस्टर्ड हुई है पाकिस्तान में, वो बॉडी कॉर्पोरेट में शामिल है। एग्रीड? दूसरा, क्या ख्याल है उन कंपनीज का जो पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है? ऐसी कंपनी, हाँ, फॉरेन कंपनी उसकी एग्जांपल है, लेकिन वो मैंने समझा दिया हुआ इसलिए इसको यहां से हटा रहा हूं। फॉरेन कंपनी, ऐसी कंपनीज का बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा मुझे बताइए, इंडिया में एक कंपनी रजिस्टर्ड हुई क्या? इंडिया की किसी कंपनी का नाम याद है? टाटा, हाँ, मुझे भी ऐसे टाटा ही, हाँ, एयरटेल, ठीक, एयर इंडिया, ठीक है जी। अगर वो पाकिस्तान में आके अपने ऑपरेशंस करें या जॉइंट वेंचर कर लें पाकिस्तान की किसी कंपनी के साथ, अच्छा उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक रजिस्टर नहीं करवाया, क्यों? क्योंकि वो इंडिया के लॉ के मुताबिक रजिस्टर हो चुकी है। क्या हम उसे पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक कंपनी कह सकते हैं? नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, अनलेस के वो पाकिस्तान में अपना कोई ना कोई ऑफिस खोले तो फिर उसे हम फॉरेन कंपनी कह सकते हैं, कोई बिजनेस कंडक्ट करे। लेकिन अगर वो बिजनेस कंडक्ट नहीं करते,
ٹھیک ہے. سم ٹائم کسی طرح کی کنسلٹنسی سروسز یا کچھ اس طرح کی ارینجمنٹ ہوتی ہے, تو ہم اسے پاکستانی لا کے مطابق کمپنی نے, کیونکہ وہ کمپنی اس کو کہتے ہیں جو کمپنی ایکٹ میں رجسٹرڈ, اور کمپنی ایکٹ میں مطابق رجسٹرڈ نہیں ہوئی, تو ایسی کمپنی جو پاکستان سے باہر انکارپوریٹ ہوئی انہیں کیا کہیں گے؟ باڈی کارپوریٹ تو ہیں, کمپنی نہیں ہے. کمپنی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ پاکستان میں رجسٹرڈ نہیں ہوئی. پاکستان میں. پھر ایسے آرگنائزیشن جو کسی دوسرے پاکستان کے اندر ہی کسی دوسرے ریلیونٹ اسٹیچوٹ یا ریلیونٹ لا میں رجسٹرڈ ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, جیسے اس کی ایگزامپل ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان. ٹھیک ہے, 3 پوائنٹس ہیں. باڈی کارپوریٹ میں 3 چیزیں شامل ہیں. پہلی سب سے بڑی ایگزامپل, ہر وہ کمپنی جو کمپنی لا میں انکارپوریٹڈ, جو پاکستان میں کمپنی لا میں ہر وہ آرگنائزیشن جو کمپنی لا میں نہیں لیکن پاکستان میں کسی دوسرے لا میں رجسٹرڈ ہے, باڈی کارپوریٹ ہے. یہ بھی پاکستان کے اندر ہی رجسٹرڈ ہے لیکن کمپنیز ایکٹ میں, یہ بھی پاکستان کے اندر ہی رجسٹرڈ ہے لیکن ادر لاس میں. ٹھیک ہے, جیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کریٹ کرنے کے علیحدہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ ہے, اس کے لا میں. اور یہ کون سی ٹائپ آف باڈی کارپوریٹ ہے؟ جو پاکستان سے باہر انکارپوریٹ ہوئی ہے. تو باڈی کارپوریٹ کی ڈیفینیشن میں 3 چیزیں: کمپنی انکارپوریٹڈ ان پاکستان انڈر کمپنی لا, کمپنی انکارپوریٹڈ ان پاکستان انڈر اینی ادر لا, کمپنی انکارپوریٹڈ آؤٹ سائڈ پاکستان, یا آرگنائزیشن انکارپوریٹڈ آؤٹ سائڈ پاکستان. ان تینوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ باڈی کارپوریٹ. ٹھیک ہے, باڈی کارپوریٹ ڈیفینیشن میں تینوں آئیں گے. اچھا, پھر وہ کہتا ہے اب یہ چیزیں باڈی کارپوریٹ نہیں ہے, کیا؟ کوآپریٹو سوسائٹیز. ٹھیک ہے, ان کا بھی ایک علیحدہ لا ہے لیکن ان کو باڈی کارپوریٹ کی ڈیفینیشن میں شامل نہیں کرتے. اور اسی طرح ہر وہ اسٹیچوٹری باڈی جس کو فیڈرل گورنمنٹ اسپیسیفائی کر دے کہ یہ باڈی کارپوریٹ نہیں ہے تو وہ باڈی کارپوریٹ نہیں ہوگی. اچھا, یہ لائن نا آپ کو اکثر لا میں ملے گی. پہلے بتائے گا اس میں کون کون سے لوگ شامل ہیں, یہ شامل, یہ شامل, یہ شامل, یہ شامل. پھر کہے گا ہر وہ بندہ جس کو فیڈرل گورنمنٹ نوٹیفائی کرتا ہے وہ بھی شامل. ٹھیک ہے, بعض اوقات ایسا ہوگا اور ڈائریکٹر بننے کے لیے کیا کیا کرائٹیریا, یہ. اچھا, اگر فیڈرل گورنمنٹ چاہے تو اپنا بندہ لے آئے جب سے. فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پاورز ہوتی ہیں, ڈسکریشنری پاورز. تو اس طرح کی ملتی جلتی لائن اکثر آپ کو لا میں ملے گی کہ جس کو فیڈرل گورنمنٹ اسپیسیفائی کر دے وہ بھی پرسن کوالیفائڈ سمجھا جائے گا, وہ بھی کمپنی اسی ٹائپ کی سمجھی جائے گی, یا اس پہ بھی یہ رول اپلائی ہوگا. ٹھیک ہے, یہ 5 پوائنٹس ہو گئے باڈی کارپوریٹ کے. میں نے آپ کو کتنے پوائنٹ سکھائے؟ 5. 3 میں نے ایگزامپلس دی آپ کو جو باڈی کارپوریٹ ہیں, اور 2 ایکسیپشن میں. ایکسیپشن میں کوآپریٹو سوسائٹی ذہن میں رکھیے گا. اور جو باڈی کارپوریٹ کی ڈیفینیشن میں شامل ہے 3 وہ کون سے؟ ایک انکارپوریٹڈ ان پاکستان انڈر کمپنی لا, دوسرا انکارپوریٹڈ ان پاکستان انڈر اینی ادر اسٹیچوٹ اور لا, اور تیسرا انکارپوریٹڈ آؤٹ سائڈ پاکستان. چلے, اچھا, یہ صرف ریپروڈکشن کے کویسچن میں پوچھے گا, اس کا گھر جا کے دبا کے رٹا لگا لینا آپ نے. جی دیکھیں, یہ بھی اس فورن کمپنیوں کے سیکنڈ پوائنٹ میں فرق یہ ہے کہ اس کے اندر فارن کمپنی شامل ہے. فارن کمپنی کے لیے اصل میں 2 کرائٹیریا, ایک انکارپوریٹڈ آؤٹ سائڈ پاکستان ہو اور دوسرا وہ بزنس ایکٹیویٹیز بھی کنڈکٹ کر رہی ہو پاکستان میں یا اس کا آفس ہو. ٹھیک ہے, جبکہ یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی انکارپوریٹڈ آؤٹ سائڈ پاکستان. تو یہ this line, this definition includes foreign company. جی این جی او کس میں آئے گی؟ میرا اگلا کوشچن, این جی او کس قسم کی؟ ایسی جس کو گورنمنٹ کنٹرول کر رہی ہے یا ایسی جس کو پرائیویٹ پارٹیز, جیسے ایدی فاؤنڈیشن. بالکل ٹھیک ہے, یہ بھی این جی او, جیسے شوکت خانہ, یہ بھی این جی او, لیکن اس کو گورنمنٹ اون نہیں کر رہے. یہ صرف ایسوسیشن ناٹ فار پروفٹ ہے, لیکن کچھ آرگنائزیشن ہے جن کو گورنمنٹ اون کر رہی ہے. ٹھیک ہے, کچھ جیسے ہاسپٹلز وغیرہ ہیں, کالج, گورنمنٹ, ان کو ہم کہیں گے یہ پبلک سیکٹر ہیں. یعنی ایسی ایسوسیشن ناٹ فار پروفٹ جن کو گورنمنٹ اون کر رہی ہے ان کو ہم کہیں گے پبلک سیکٹر کمپنی, اور وہ کمپنی لا میں رجسٹرڈ بھی ہے. نہیں, اصل میں این جی او سے مراد, انہوں نے ورڈ این جی او بولا, اصل میں اس کے لیے لا میں ورڈ ہے ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن. ٹھیک ہے, ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن. ڈکلیئرڈ ایز باڈی کارپوریٹ انڈر ریلیونٹ اسٹیچوٹ. دیکھیں, اگر ان کا سیپریٹ, مجھے پتا نہیں ہے کہ ان کا سیپریٹ لا ہے کہ نہیں, اگر وہ اپنے سیپریٹ لا کے انڈر رجسٹرڈ ہے تو پھر بالکل اسی میں آئیں گے. ٹھیک ہے, نہیں, پرائیویٹ کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ تو کمپنی لا میں رجسٹرڈ. کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سر پرائیویٹ کمپنی ایک باڈی کارپوریٹ ہے, یہ پوچھنا چاہتے ہیں؟ یس, پرائیویٹ کمپنی ایک باڈی کارپوریٹ ہے. وہ کس کیٹیگری میں آئے گی؟ پہلے والی. یعنی آپ کو بتایا تھا باڈی کارپوریٹ انکلوڈز کمپنی
इनकॉर्पोरेटेड कंपनी ला प्लस अदर आइटम। इसके ऊपर ज्यादा गौर व फिक्र ना करें, सिर्फ रट्टा लगाना है आपने। मैंने आपको बॉडी कॉर्पोरेट के 5 पॉइंट्स बताए हैं, वो लाजमी आपको याद होने चाहिए। इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, इनकॉर्पोरेटेड पाकिस्तान एनी अदर लॉ, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, डज नॉट इंक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ऑर्गेनाइजेशन फेडरल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई, खत्म कर। और पब्लिक सेक्टर कंपनी की क्या डेफिनेशन? ओन मोर देन 50% हाफ शेयर ओन बाय गवर्नमेंट, वोटिंग सिक्योरिटीज और मोर देन 15 डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर हो, इट इंक्लूड एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट, खत्म। और कौन सी डेफिनेशन? फॉरेन कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई आउटसाइड पाकिस्तान एंड बिजनेस, बस डेफिनेशन क्या तक ये थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा। अब ये भी आई कैप अक्सर पूछता है, ठीक है। आज के लेक्चर में बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन आई कैप अक्सर पूछता है रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में, और एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट में अक्सर क्वेश्चन पूछता है। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है क्या? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट पर्पस के लिए काम नहीं करते। अच्छा, क्या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं दुनिया पाकिस्तान में? yes, बिल्कुल होती है, ठीक है। लम्स, अच्छा ठीक है, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे फर्स्ट कीजिए, आप में से 4-5 लोग ये सोचते हैं कि हम जैसे मेरे 1-2 स्टूडेंट थे, वो कर भी रहे थे कि सर हम जिस शहर से, जिस गांव से आए ना, वहाँ पे पढ़ने पढ़ाने के हालात जो है बड़े वो ख़राब है, तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जिसमें हम खुद भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ दूसरे लोगों से मिलकर कंट्रीब्यूशन करवाते हैं, और अपने इलाके में जहाँ जहाँ कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो काबिल हों, पढ़ने वाले हों, पैसे की कमी की वजह से ना पढ़ सकें, उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल अच्छी बात है। अब इसमें जाहिर है वो उनको बच्चों को एडमिशन लेके देते होंगे, कुछ चीज़ें बुक्स वगैरह बाय करते होंगे, हो सकता है किसी को हॉस्टल वगैरह के फीस वगैरह उसमें भी फैसिलिटेट करते हों। तो ये इस तरह ये ऑर्गेनाइजेशन है नॉट फॉर प्रॉफिट। ये काम किस तरह करती हैं भला? ये नॉर्मली, ये सिर्फ एक एग्जांपल दी समझाने के लिए, इस तरह बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोगों से डोनेशंस वसूल करती हैं और जो पर्पस बताया होता है उन्होंने उसके मुताबिक उस डोनेशन को यूटिलाइज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत से हॉस्पिटल्स अभी भी आप सड़कों पे जब जाए तो दाएं बाएं आपको बैनर वगैरह लगे नजर आते हैं जिसमें वो डोनेशन वगैरह आपसे कह रहे होते हैं कंट्रीब्यूट करने को। तो इनका काम क्या होता है? लोगों से डोनेशन रिसीव की और उस डोनेशन को उस फलाही कामों में खर्च किया जिसके लिए इन्होंने कहा हुआ था कि हम इससे गरीबों का इलाज करेंगे या हम इनसे उनकी एजुकेशन में उनको सपोर्ट करेंगे। क्वेश्चन ये है कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो है, क्या इन्हें कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए या सिंपल जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप स्टाइल बिजनेस होते हैं उसी तरीके से काम करना चाहिए? ये एक बेसिक। अच्छा, लॉ इनको इनकरेज करता है कि ये कंपनी के तौर पे अपने आप को रजिस्टर करवाएं, इसलिए नहीं कि इनसे टैक्स वसूल करना है। टैक्स में नॉर्मली इनको एग्जम्पशन होती है, इसलिए कि अगर ये अपने आप को कंपनी, ऐसी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट अपने आप को कंपनी के तौर पे रजिस्टर करवा लेंगी तो इनके मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। वरना हो सकता है ये लोग बेचारे अच्छा काम कर रहे हों, कहीं पे फॉर एग्जांपल खुद से रेंट पे जगह लेके उसमें कंस्ट्रक्शन की हो कि चलो हॉस्टल वगैरह बना दिए बच्चों के रहने के लिए, लेकिन अगर रेंट ये पे ना कर पाए तो जो मुझे बताइए, जो उस बिल्डिंग का मालिक होगा, क्या वो ये सोच के कि चलो अच्छा काम करते, फलाही काम करते, रेंट माफ कर देता हूँ, ऐसे करेगा? मे भी वैसे ना करे, वो फिर इन लोगों को पर्सनली इनसे कहेगा कि आप मुझे रेंट पे करें, चाहे आप अपने घर के पैसों से, घर के हराजात से क्यों ना मुझे पैसे अदा करें। भाई ऐसे हो सकता है कि नहीं कि नेकी करते करते वो बेचारे खुद मसले में फंस जाएं। तो लॉ ने ऐसे लोगों को कहा है कि जब आप एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को रन कर रहे हो, बेहतर है उसको कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवा लें। फायदा क्या होगा? आपकी कंपनी की एसोसिएशन में आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। फिर अगर कभी ऐसा होता है कि अखराजात करते करते आपके अखराजात ज्यादा हो जाते हैं और लायबिलिटीज पे नहीं कर पाते, तो कम से कम आपको पर्सनली कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा कि आप जो है अपने घर से पैसे लेके आए, क्योंकि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो मुझे बताइए, अगर कोई भी लोग एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के तौर पे काम करना चाहते हैं, क्या आप सजेस्ट करेंगे उनको कि कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट कर रजिस्टर करवा लें या ना करवाएं? करवा लेना चाहिए उनको। क्यों करवा लेना चाहिए? इससे उनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी, उनके फायदे की बात है। अच्छा, मजे की बात, लेकिन उन लोगों ने कहा सर जब लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी तो हमारे नाम के साथ वर्ड लिमिटेड आएगा, और नाम के साथ वर्ड लिमिटेड से मुझे याद आया कि कल के लेक्चर के एंड पे मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई थी, आपने मुझे याद नहीं करवाया ना, कर टाइम खत्म हो गया था, तो आज जब टाइम शुरू हो तब याद करवा देता है। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है कि नहीं? उसके नाम के साथ, उसके नाम पे कौन से लफ्ज से? लिमिटेड से। याद रखें, कुछ कंपनीज के नाम के एंड पे लफ्ज कंपनी भी आता है, लेकिन लफ्ज कंपनी से कंफर्म नहीं होगा कि कंपनी है कि नहीं। किससे कंफर्म होगा? याद रखें, पाकिस्तान में कंपनीज के लिए यह लाजमी नहीं है कि उन्होंने अपने नाम में लफ्ज कंपनी ऐड करना है,
بلکہ کیا لازمی ہے ان کے لیے؟ اپنے نام کے اینڈ پہ لفظ لمیٹڈ ایڈ کرنا ہے. اگر کسی بھی کمپنی کے نام کے اینڈ پہ لمیٹڈ، اس کا مطلب ہے یہ کمپنی ایکٹ میں رجسٹرڈ ہوئی ہے. فیصل لمیٹڈ نیچرل پرسن ہے کہ کمپنی ہے؟ کمپنی ہے. کیسے پتا چلا؟ اس کے نام میں لفظ کمپنی تو نہیں آ رہا، لیکن لمیٹڈ سے پتا چلا. اگر پرائیویٹ کمپنی ہے تو اپنے نام کے اینڈ پہ لکھے گی پرائیویٹ لمیٹڈ. پبلک کمپنی ہے تو اپنے نام کے اینڈ میں صرف لمیٹڈ، پبلک لمیٹڈ نہیں لکھے گی. پرائیویٹ نہیں ہے، لفظ پرائیویٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ پبلک ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ پرائیویٹ ہے تو اپنے نام کے اینڈ میں کیا لکھے گی؟ پرائیویٹ لمیٹڈ. پبلک ہے تو نام کے اینڈ میں کیا لکھے گی؟ صرف لمیٹڈ. اور گارنٹی لمیٹڈ ہے تو گارنٹی لمیٹڈ لکھے گی. ان لمیٹڈ ہے تو نام ان لمیٹڈ لکھے گی. سنگل ممبر کمپنی ہے تو اچھا بتائیے، سنگل ممبر کمپنی پرائیویٹ کمپنی ہوگی ہمیشہ کی پبلک بھی ہو سکتی ہے؟ پرائیویٹ، تو وہ لکھے گی ایس ایم سی پرائیویٹ کمپنی، سوری ایس ایم سی پرائیویٹ لمیٹڈ. ٹھیک ہے، ایس ایم سی کا مطلب سنگل ممبر کمپنی. کلیئر ہوا؟ یہ الفاظ نام کے اینڈ پہ لکھے ہونے ضروری ہیں جس سے پتا چلے گا کہ یہ کون سی کمپنی ہے اور اس کی لائبلٹی کیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایسوسیشن ناٹ فار پروفٹ والوں نے ایس سی سی پی سے کہا سر ہم اپنے آپ کو کمپنی کے طور پر رجسٹر تو کروا لیں، لیکن جب ہمارے نام میں لفظ لمیٹڈ آئے گا تو لوگ تو دور سے دیکھ کے بھاگ جائیں گے میں کہ ان کی لائبلٹی لمیٹڈ ہے. دور سے دیکھ کے بھاگ جائیں گے نہیں. ایس سی سی پی نے کہا لو تمہارے لیے ایک وہ خصوصی رائے دے رہے ہیں جو دنیا میں اور کسی کمپنی کو ہم نہیں دے رہے. وہ کیا؟ تم کمپنی کے طور پہ رجسٹر کرواؤ، تم ہوگے بھی کمپنی لیکن نام کے اینڈ پہ لفظ لمیٹڈ نہ لگانا. نام کے اینڈ پہ لمیٹڈ لفظ. بتائیے یہ سہولت ہے کہ سزا ہے؟ یہ سہولت ہے، ذہن میں رکھیے گا، یہ سہولت ہے. سزا ہے بھائی گھر. تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو کچھ لوگ مل گئے آپ کو کمپنی فارم میں بزنس اسٹیبلش کر کمپنی فارم میں آرگنائزیشن اسٹیبلش کر لینی چاہیے کہ نہیں؟ بالکل کر لینی چاہیے. ایسوسیشن ناٹ فار پروفٹ ہوگی، کمیشن کے پاس جا کے رجسٹریشن کرائے گا. لیکن یاد رکھیں کمیشن جہاں پہ آپ کو ایسوسیشن ناٹ فار پروفٹ کا لائسنس ایشو کرے گا آپ کو ٹیکس میں بھی ایگزمپشن ملے گی، آپ کی لائبلٹی بھی لمیٹڈ ہے، نام کے ساتھ ورڈ لمیٹڈ بھی نہیں لکھنا، اتنی سہولیات ملیں گی. تو کیا کمیشن کوئی شرطیں بھی نہیں رکھے گا کہ یہ نہ ڈونیشن لے کے آپ خود کھاؤ گے، سب سے زیادہ تو حقدار میں ہی ہوں، چھوٹی سی گاڑی ہے میری تھوڑی سی بڑی ہو جائے تو اچھی بات ہے. تو کمیشن کچھ کنڈیشن رکھے گا. وہ کنڈیشنز کیا ہیں وہ سننے والی ہیں. کنڈیشن کس چیز کی ہیں؟ ایسوسیشن ناٹ فار پروفٹ. اگر ایک آپ ایسوسیشن ناٹ فار پروفٹ کو ایز کمپنی رجسٹر کرانا چاہتے ہیں، کیا کنڈیشن ہے آسان، یاد کرنے والی چیز ہے لیکن ہے آسان. سب سے پہلا کہ ضروری ہے اس آرگنائزیشن کا مقصد کیا ہو، وہ کسی یوزفل سوشل آبجیکٹ کے لیے ہو. یوزفل سوشل آبجیکٹ کیا ہو سکتا ہے ذرا بتائیں؟ لوگوں کو ہیلتھ سروسز، ایجوکیشن سروسز، ریلیجیس سروسز، اسپورٹ سروسز پرووائڈ کی جائیں. ٹھیک ہے، لیاری میں فٹ بال کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ آرگنائزیشن بنائیں گے تو یہ ایسوسیشن ناٹ فار پروفٹ ہوں گے جن کا کام کیا ہوگا، ایجوکیشن ایکٹیویٹی، ریلیجیس، اسپورٹس، ہیلتھ وغیرہ وغیرہ. آگے 2-3 اور بھی ایگزامپل ہے. یعنی یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گڈ ایکٹیویٹیز ہیں سوسائٹیز کے لیے، اس مقصد کے لیے ہو، پروفٹ پرپز کے لیے نہ ہو. ٹھیک ہے، آپ جب پریکٹیکل لائف میں عام کمپنی دیکھیں گے نا، اس کے جب میمورینڈم آرٹیکلز وغیرہ اس میں جو کمپنی کا پرپز لکھا ہوتا ہے ٹو میکسیمائز شیئر ہولڈرز ویلتھ. یہ پرائمری پرپز ہوتا ہے. لیکن ایسی آرگنائزیشن کا پرائمری پرپز ٹو میکسیمائز ممبرز اونرز ویلتھ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ٹو سرو سوسائٹی. کسی بھی سیکٹر میں ٹو سرو سوسائٹی. ٹھیک. دوسرا، اس کو جنرل پبلک سے پیسے اکٹھے کرنے کی اجازت تو ہوگی، لیکن یہ ان پیسوں کو ممبرز کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. یعنی اس کمپنی کا دیکھیں، کیا اس کمپنی کی کوئی انکم ہوگی ایسوسیشن ناٹ فار پروفٹ کی؟ کہاں سے آئے گی؟ ڈونیشن سے آئے گی. کیا اس کا کچھ خرچے ہوں گے؟ بالکل. وہ جو بھی انہوں نے آبجیکٹ سلیکٹ کیا اس میں، اچھا ایک چیز میں رکھیے گا، اگر ایک دفعہ یہ آبجیکٹ سلیکٹ کر لیا نا تو پھر وہ اس میں نہیں خرچ کر سکتے، اسی میں خرچ کرنا پڑیں گے ان کو. ٹھیک ہے، یہ لائسنس میں لکھا ہوتا ہے کہ کس پرپز کے لیے. لیکن جس پرپز کو بھی انہوں نے سلیکٹ کیا کچھ انکم بھی آئے گی، ایکسپینسز بھی ہوں گے. اکثر ایسا ہوگا ایکسپینسز زیادہ انکم کم ہے، لیکن اگر انکم زیادہ ایکسپینسز کم ہے، سرپلس ہے، کیا وہ ڈیویڈنڈ کے طور پر ڈسٹریبیوٹ کر دے؟ نہیں. کیوں نہ کرے؟ کیونکہ اس کا مقصد اپنے ممبرز کو فیسیلیٹیٹ کرنا نہیں ہے، سوسائٹی کو. یہ ڈیویڈنڈ کی پیمنٹ نہیں کر سکتے اپنے ممبرز کو. یہ کمپنی چاہے سرپلس ہو بھی جائے، ڈیویڈنڈ کی پیمنٹ اپنے ممبرز کو. اچھا اگر پروفٹ ہو گیا، پروفٹ نہیں کہنا، سرپلس کہنا، سرپلس ہو گیا، اس سرپلس کو ممبرز کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کرنا تو پھر کیا کرے؟ اس کا
अपने उसी ऑब्जेक्ट में सर्कुलेट करे, इस्तेमाल करे, अप्लाइज प्रॉफिट इन इट्स ऑब्जेक्टिव्स, अपने उसी ऑब्जेक्ट्स में इस्तेमाल करे, मेंबर्स को नहीं देना, मेंबर्स को नहीं, वरना मेंबर्स दूसरों का नाम लेके खुद अपनी जेब में पैसे डालते रहेंगे। फिर ऑब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज आर नॉट अगेंस्ट लॉ और नेशनल इंटरेस्ट, ये उन्होंने कंडीशन रिसेंटली ऐड की है। आप भी देखते होंगे अखबारों में शायद खबर पढ़ते हो कि कुछ एनजीओज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो बैरूनी, जो फॉरेन फंडिंग से चलती हैं और उनके एजेंडा पे काम करते हैं, तो कुछ ऐसी होती हैं अजीबोगरीब से करते रहते। तो यहाँ पे वो ये बता रहा है कि आपके ये लाइसेंस हम दे रहे हैं, लेकिन आपने किसी ऐसी एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं होना जो अगेंस्ट लॉ या नेशनल इंटरेस्ट हो, ठीक है, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ये ना हो कि जो गद्दार है, जासूस है, वो जब कभी पाकिस्तान में आते हैं वो इस एनजीओ के ऑफिस में आके स्टे करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मेमोरेंडम और आर्टिकल शैल बी इन स्पेसिफाइड फॉर्म एंड अप्रूव्ड बाय कमीशन। नॉर्मल कंपनीज अपना मेमोरेंडम और आर्टिकल्स खुद बनाती हैं या उसमें चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इस कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल्स कमीशन की तरफ से बनेगा, स्पेसिफाइड फॉर्मेट में होगा और उसमें सिग्नेचर करेंगे, उसमें कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो कंडीशंस कमीशन ने कह दिया उनको चेंज नहीं कर सकते, उसी के मुताबिक काम करना पड़ेगा। मजीद अगर कोई कंडीशन कमीशन कहे ना वो ऐड कर सकते हैं, यानी उसके अंदर उस स्पेसिफाइड फॉर्मेट के अंदर जो शर्तें हैं उनको चेंज नहीं कर सकते, बल्कि कमीशन अगर मजीद कंडीशन ऐड करने को कहे तो वो कर सकते हैं। ये इतनी कंडीशंस आपने पूरी की, इतनी ज्यादा, कौन कौन सी कंडीशन पूरी की? सबसे पहले हमने कहा सिर्फ उसी ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, फिर हमने कहा जो भी पैसे आएंगे अपने मेंबर्स को नहीं देंगे, फिर हमने कहा उसी एक्टिविटीज में री इन्वेस्ट करेंगे, फिर हमने कहा कि लॉ के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ काम नहीं करेंगे, फिर कहा एसोसिएशन यानी काम करने का तरीकाकार जो कमीशन ने फॉर्म स्पेसिफाइड किया उसी के मुताबिक चलेगी कंपनी। फिर हमने कहा अगर एडिशनल कंडीशन वो बिल्कुल, जब इतनी सारी कंडीशन ऐड करेंगे तो पूरी करेंगे तो उसके बाद होगा क्या भला? होगा ये कि कमीशन फिर हमें लाइसेंस देगा, उस पर लिखा होगा आपको एज एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट रजिस्टर किया जाता है, जाएं और लोगों से खूब चंदा मांगे और पैसे इकट्ठे करें, दिन रात पैसे इकट्ठे करें, ये लाइसेंस मिल जाएगा। और एक और बात अच्छी होगी क्या कि आप नाम के साथ वर्ड लिमिटेड या गारंटी लिमिटेड नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन लायबिलिटी स्टिल आपकी लिमिटेड होगी। हालांकि आपको पता है कि अगर पब्लिक कंपनी हो तो नाम के एंड में लिमिटेड लिखना पड़ता है, प्राइवेट कंपनी हो तो नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ता है, अगर गारंटी लिमिटेड हो तो नाम के एंड में गारंटी लिमिटेड लिखना पड़ता है, लेकिन यहां पे क्या ठीक है, लायबिलिटी लेकिन लिमिटेड ही होगी। अच्छा, आपको मैंने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स बताए हुए हैं? अच्छा, क्वेश्चन में चले वो डिस्कस कर लेते हैं। टाइप ऑफ कंपनीज बताते जाए मुझे, एक थी प्राइवेट एक थी पब्लिक। प्राइवेट में सिंगल मेंबर कंपनी का मेंबर हमेशा सिंगल ही होगा, एक, ना जीरो ना दो, एक ही होगा। अदर देन एसएमसी कम से कम 2 और मैक्सिमम 50। प्राइवेट कंपनी है ना, मैक्सिमम 50। प्राइवेट कंपनी की एग्जांपल बता रहा हूँ, सिंगल मेंबर कंपनी है तो मिनिमम 1, मैक्सिमम भी 1। प्राइवेट अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। और अगर पब्लिक कंपनी है अनलिस्टेड तो मिनिमम 3, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं। और अगर लिस्टेड कंपनी है तो मिनिमम 7, मैक्सिमम। अच्छा, अगर कंसेप्ट समझ आ गया, आज का आखिरी सवाल, फिर उसके बाद खत्म, लेक्चर खत्म। इस कंसेप्ट को पढ़ के मुझे बताइए, क्या एक प्राइवेट कंपनी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के तौर पर रजिस्टर हो सकती है? यहां से लेके यहां तक इस कंसेप्ट को उठ के बताइए। नहीं हो सकती, पैसे कम वो कैसे कम इकट्ठे? प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स लिमिटेड होंगे, डोनर्स लिमिटेड नहीं होंगे। जो डोनेशन देने वाला वो मेंबर थोड़ा ही होगा, उसका मेंबर होना जरूरी नहीं है। प्राइवेट कंपनी की रिस्ट्रिक्शन थी कि हम जैसे पब्लिक से हाँ शाबाश, ये इन्होंने अच्छा पॉइंट उठाया कि सर प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन थी कि जनरल पब्लिक से पैसे इकट्ठे नहीं कर सकते। ये एक अच्छा पॉइंट। एक दूसरा पॉइंट भी है, इन्होंने यहाँ पे ये कहा हुआ है कि ऐसी कंपनी अपने नाम के एंड में वर्ड लिमिटेड या गारंटी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा हुआ, नोट करें, प्राइवेट कंपनी। इसलिए याद रखिए एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट जो है ये प्राइवेट कंपनी नहीं, ये पब्लिक कंपनी ही कन्वर्ट हो सकती है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट में। या जो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट जब कंपनी के तौर पर रजिस्टर होगी तो पब्लिक कंपनी के तौर पे होगी। अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया तो मुझे बताइए
ایک جگہ پہ اس نے لکھا ہوا ہے ایسوسیشن ناٹ فار پروفٹ کا لائسنس کینسل ہو جائے گا کب؟ جب اس کے ممبرز کی تعداد کتنے سے کم ہو جائے؟ کتنے سے کم ہو جائے؟ 3 سے 2 نہیں لکھا. کیوں نہیں لکھا ہوا؟ وہ پرائیویٹ کمپنی کے لیے. شاباش شاباش. تو یہ ذرا تھوڑا سا ایڈوانس کویسچن آپ سے پوچھ لیا. بہرحال چلیں کنڈیشن فار گرانٹ آف لائسنس سمجھ آ گئی آپ کو؟ پریویلیجز کیا ملیں گی لائسنس لینے کے لیے؟ کلیئر ہو گیا؟ بس ٹھیک ہے. اب ہم اسٹڈی کریں گے ریووکیشن آف لائسنس اور ایفیکٹ آف لیکن بے فکر ہے کل. اچھا کل کے لیکچر میں ہم پہلے یہ کنسیپٹ ڈسکس کر لیں گے, پھر اس کے بعد ہوم اسائنمنٹ کی طرف چلیں گے. ٹھیک ہے جی. اور ہوم اسائنمنٹ آپ نے لازمی لے کے آنا. کویسچن نمبر 10 منیمم نمبر آف ممبر سے کم اگر تعداد ہو. چلیے وہ جب دیکھیں اگر کویسچن پریکٹس کرنے کا ہے فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کیا, اگر کوئی کنسیپٹ اکا دکا رہ گیا ہو نا, جیسے ہم بول گئے تھے وہ یہاں پہ کل, یہ تو کویسچن میں جب وہ ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے نا تو پتہ چل جاتا ہے, وہاں پہ کنسیپٹ میں ڈسکس ہو جاتا ہے. تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ کنسیپٹ ڈسکس نہیں کیا, میں ڈیٹیل میں ڈسکس کر دوں گا. اگر آپ کو لگے کہ مزید فردر ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے آپ مجھے بتا دیجیے گا, میں اس کو مزید ایکسپلین کر دوں گا. ٹھیک ہے جی. چلیے جتنے کویسچن بھی آپ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں اس کو ریٹن فارم میں اٹیمپٹ کیجیے. دیکھیں آپ کو میں کوئی اتنی سختی نہیں کرتا کہ آپ ماشاء اللہ خود سمجھدار ہیں, سختی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن آپ کو بار بار یہ ضرور کہتا ہوں کہ اسائنمنٹ ضرور کریں. اگر 10 کویسچن ہے چلو 10 نہ ہوئے 9 کر لیں, 9 نہیں 8 نہیں 7 کر لیں, کرے تو صحیح, ریٹن فارم میں کریں. وہ اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں سر پڑھ کے آ جاتے ہیں, سر پڑھ لیا. پڑھنے سے چیز نہیں وہ پاسنگ والی سائڈ میں نہیں جاتی, آپ صرف ریڈنگ کرنے سے. ریٹن فارم میں آپ نے ان کو اٹیمپٹ کرنا ہے, تو اٹیمپٹ کریں گے کل. چلیے آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں ہم. اللہ حافظ.